हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 11 क्विडिच। नवंबर आते ही मौसम बहुत ठंडा हो गया था। स्कूल के चारों तरफ के पहाड़ बर्फ के कारण सफ़ेद हो गए थे। झील ठंडे स्टील की तरह ठोस। हर सुबह मैदान बर्फ से ढक जाता। ऊपर की खिड़कियों से हैग्रिड दिख जाता, जो छछूंदर की खाल के लंबे ओवरकोट, खरगोश के फर वाले दस्ताने और ऊदबिलाव के चमड़े वाले विशालकाय जूतों में लैस होकर क्विडिच की पिच पर जादुई झाड़ुओं पर जमी बर्फ हटाता था। क्विडिच का मौसम शुरू हो गया था। कई सप्ताह प्रैक्टिस करने के बाद हैरी शनिवार को अपना पहला मैच खेलने वाला था, जो गरुण द्वार और नाग शक्ति के बीच था। अगर गरुण द्वार जीत जाएगा तो हाउस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। शायद ही किसी ने हैरी को खेलते हुए देखा था, क्योंकि वुड ने फैसला किया था कि हैरी को गुप्त हथियार के रूप में छुपा कर रखना है। परंतु ये खबर फैल गई थी कि वो खोजी के रूप में खेलने वाला है, और हैरी को पता नहीं था कि क्या ज़्यादा बुरा है, लोगों का ये कहना कि वो बहुत बढ़िया खेलेगा, या कि वे उसके नीचे गद्दा लेकर दौड़ेंगे ताकि गिरने पर उसे झेल लें। ये सचमुच उसका सौभाग्य था, उसके पास हरमाइनी जैसी दोस्त थी। हैरी नहीं जानता था कि उसकी मदद के बिना वो अपना इतना सारा होमवर्क कैसे कर पाता, क्योंकि वुड टीम से आखिरी मिनट तक ढेर सारी क्विडिच प्रैक्टिस करवा रहा था। हरमाइनी ने उसे क्विडिच शुरुआत से आज तक किताब पढ़ने के लिए दी, जो बहुत ही रोचक थी। उस किताब को पढ़कर हैरी ने जाना कि क्विडिच में फाउल करने के 700 तरीके होते हैं, और ये सभी 1473 में हुए वर्ल्ड कप मैच में हो चुके हैं। उसे ये जानकारी भी मिली कि खोजी आमतौर पर सबसे छोटे और सबसे फुर्तीले खिलाड़ी होते हैं, और सबसे गंभीर क्विडिच दुर्घटनाएं उन्हीं के साथ होती हैं। उसने ये भी पढ़ा कि हालांकि लोग क्विडिच खेलते समय शायद ही कभी मरे हों, परंतु कई रेफरी जरूर गायब हो गए थे, जो कई महीनों बाद सहारा के रेगिस्तान में नजर आए। जब हैरी और रॉन ने हरमाइनी को दैत्य से बचाया था, तब से हरमाइनी नियम तोड़ने के मामले में ज्यादा उदार हो गई थी, और इस वजह से उसका स्वभाव पहले से अच्छा हो गया था। हैरी के पहले क्विडिच मैच के एक दिन पहले वे तीनों बीच की छुट्टी में ठिठुरते हुए अहाते के बाहर आए। हरमाइनी ने जादू से एक चमकीली नीली रोशनी जला दी, जिसे एक मुरब्बे के जार में ले जाया जा सकता था। वे लोग आंच तापते रहे, उसकी तरफ पीठ करके खड़े थे कि तभी स्नैप अहाते से गुजरा। हैरी ने तत्काल देखा कि स्नैप लंगड़ा रहा है। हैरी, रॉन और हरमाइनी से थोड़े सटकर खड़े हो गए ताकि स्नैप को आग न दिखे। उन्हें विश्वास था कि जादू की आग जलाने की इजाजत उन्हें नहीं होगी, परंतु उनके चेहरे के अपराधी भाव को स्नैप ने देख लिया। वो लंगड़ाता हुआ वहां आया। उसने आग तो नहीं देखी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कारण की तलाश में था जिससे उन्हें वहां से दफा किया जा सके। पॉटर, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके हाथ में क्विडिच शुरुआत से आज तक थी। हैरी ने स्नेप को किताब दिखलाई। लाइब्रेरी की किताबें स्कूल से बाहर ले जाना मना है, स्नेप ने कहा। ये मुझे दो, गरुड़ द्वार के 5 नंबर काट लिए जाएंगे। स्नेप लंगड़ाता हुआ दूर चला गया तो हैरी गुस्से में बुड़बड़ाया। उसने यह नियम अभी अभी बनाया है। मैं सोच रहा हूँ उसके पैरों को क्या हुआ। क्या पता, भगवान करे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, रॉन ने कड़वाहट से कहा। उस शाम को गरुड़ द्वार के हॉल में बहुत शोर हो रहा था। रॉन और हरमाइनी एक खिड़की के पास इकट्ठे बैठे थे। हरमाइनी हैरी और रॉन का सम्मोहन का होमवर्क देख रही थी। वो उन्हें कभी अपने होमवर्क की नकल नहीं करने देती, परंतु हरमाइनी से अपना होमवर्क पढ़वाने के बाद उन लोगों को वैसे भी सही जवाब मिल जाते थे। हैरी बेचैन हो रहा था। क्विडिच शुरुआत से आज तक वो वापस आता था ताकि उसका मन कल के मैच की चिंता से दूर हट सके। वो स्नैप से इतना क्यों डर रहा था? उठते हुए उसने रॉन और हरमाइनी को बताया कि वो स्नैप से पूछने जा रहा है कि क्या उसे किताब वापस मिल सकती है। मैं नहीं, तुम जाओ, दोनों ने एक साथ कहा। हैरी सोच रहा था कि बाकी टीचर्स के सामने स्नैप मना नहीं कर पाएगा। वो नीचे स्टाफ रूम तक पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। शायद स्नैप ने वहीं किताब को छोड़ दिया हो। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज था। उसने दरवाजे को खोला, अंदर झांका। उसकी आंखों ने एक भयानक दृश्य देखा। स्नैप और फिल्च अंदर अकेले थे। स्नैप ने अपने कपड़े घुटनों के ऊपर उठा रखे थे। उसका एक पैर खून से लथपथ और बुरी तरह घायल था।
फिल्च स्नेप को बैंडेज दे रहा था। स्नेप कह रहा था, 3 सिरों पर आप एक साथ नज़र कैसे रख सकते हैं। हैरी ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, परंतु पॉटर! स्नेप का चेहरा गुस्से के कारण टेढ़ा हो गया। उसने अपने कपड़े नीचे किए ताकि पैर छुप जाए। हैरी ने थूक निकला। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपनी किताब वापस मिल सकती है। दफा हो जाओ। इससे पहले कि स्नेप गरुड़ द्वार के पॉइंट काट सके, हैरी वापस लौट आया। वो ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ गया। क्या तुम्हें किताब मिल गई? रॉन ने हैरी से पूछा। क्या बात है? धीमी आवाज में हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? उसने हाँफते हुए अपनी बात खत्म की। उसने हैलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी। जब हमने देखा था तो वो वहीं जा रहा था। स्नैप उस चीज़ के पीछे है जिसकी रखवाली वो कुत्ता कर रहा है, और मैं अपनी जादुई झाड़ू को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ कि उसी ने ध्यान बटाने के लिए दैत्य को अंदर घुसाया था। हरमाइनी की आंखें फटी रह गईं। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि वे बहुत भले नहीं हैं, परंतु वे उस चीज़ को नहीं चुराएंगे जिसे डम्बलडोर सुरक्षित रखना चाहते हैं। सच में हरमाइनी, तुम ऐसा सोचती हो जैसे सब टीचर संत महात्मा होते हैं। मैं हैरी के साथ हूँ। मुझे लगता है कि स्नैप कुछ भी कर सकता है, परंतु वह किस चीज़ के पीछे है? वो कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा है? हैरी बिस्तर पर गया तो उसके दिमाग में यही सवाल था। नेविल जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। अगली सुबह बहुत चमकदार और ठंडी थी। बड़ा हॉल भुने कबाबों की जायकेदार खुशबू और खुशनुमा चर्चाओं से भरा हुआ था। सभी एक अच्छे क्विडिच मैच का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए। मैं कुछ नहीं खाना चाहता, सिर्फ थोड़ा सा टोस्ट, हरमाइनी ने मनाते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है। हैरी की हालत बहुत बुरी थी। 1 घंटे में वह पिच पर उतर रहा होगा। तुम्हें ताकत चाहिए, सीमस फिनिगन ने कहा। सामने वाली टीम हमेशा खोजी को ही ज्यादा परेशान करती है। धन्यवाद सीमस। हैरी ने देखा कि सीमस उसके कबाबों पर ढेर सारा केचप उड़ेल रहा था। 11 बजे तक पूरा स्कूल क्विडिच पिच के चारों तरफ बने स्टैंड्स में बैठा था। कई विद्यार्थी के पास दूरबीनें थी। हालांकि सीटें हवा में ऊपर उठी हुई थी, परंतु इसके बावजूद कई बार ये देखना मुश्किल होता था कि खेल में क्या हो रहा है। रॉन और हरमाइनी ऊपर की लाइन में नेविल, सीमस और डीन के साथ बैठे थे। हैरी हैरान रह गया जब उसने देखा उन्होंने एक बड़ा बैनर पेंट किया था जो स्केबर्स द्वारा बर्बाद की गई एक चादर पर बना था। इस बैनर पर लिखा था, पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। डीन की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और उसने नीचे गरुड़ द्वार का बड़ा सा शेर बना दिया था। इसके बाद हरमाइनी ने इस पर थोड़ा सा जादू कर दिया था जिससे पेंट अलग अलग रंगों में चमकता रहे। इस बीच चेंजिंग रूम में हैरी और टीम के बाकी सदस्य अपने लाल क्विडिच दुशाले पहन रहे थे। नागशक्ति के खिलाड़ी हरे रंग में खेल रहे थे। वुड ने सबको खामोश करने के लिए अपना गला साफ किया। अच्छा लड़कों, उसने कहा, और लड़कियों, धावक एंजेलिना जॉनसन ने कहा। और लड़कियों, वुड ने सहमत होते हुए कहा। यही मौका है, बहुत बड़ा मौका, फ्रेड वीजली बोला। वो मौका जिसका हम सबको इंतजार था, जॉर्ज ने कहा। हमें ओलिवर का भाषण रटा हुआ है, फ्रेड ने हैरी को बताया। हम पिछले साल भी टीम में थे। तुम दोनों चुप रहो, वुड ने कहा। बरसों बाद गरुड़ द्वार को इतनी अच्छी टीम मिली है, हम जीतने जा रहे हैं। उसने सब की तरफ गुस्से से घूरा मानो कह रहा हो, वरना ठीक है, अब समय हो गया है, गुड लक। हैरी चेंजिंग रूम से फ्रेड और जॉर्ज के पीछे बाहर निकला। वो आशा कर रहा था कि उसके घुटने उसका साथ न छोड़ दें। जब तक वे लोग पिच पर पहुंचे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ। मैडम हुच रेफरी थी, पिच के बीचों बीच खड़ी थी और अपनी झाड़ू हाथ में लेकर दोनों टीमों का इंतजार कर रही थी। जब सभी खिलाड़ी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, तुम सभी कान खोलकर सुन लो, मैं अच्छा और साफ सुथरा खेल चाहती हूँ। हैरी ने देखा वे खास तौर पर नागशक्ति की कप्तान मार्कस फ्लिंट को देखते हुए कह रही थी, जो 5th ईयर में था। फ्लिंट को ये देखकर हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर दैत्य का थोड़ा बहुत खून बह रहा है। कनपटियों से उसने ऊपर उड़ रहे बैनर को देखा जो भीड़ के ऊपर लहरा रहा था और उस पर चमकते हुए शब्द उभर रहे थे,
पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। उसका दिल उछल गया, उसके अंदर हिम्मत आ गई। अपनी झाड़ुओं पर चढ़ जाइए। हैरी अपने निम्बस 2000 पर चढ़ गया। मैडम हुच ने अपनी चांदी की सीटी जोर से बजाई। 15 झाड़ुएं एक साथ हवा में ऊपर उठी और उठती चली गईं। खेल शुरू हो गया और तूफान को तत्काल गरुड़ द्वार की एंजेलिना जॉनसन ने अपने कब्जे में ले लिया। ये लड़की कितनी अच्छी धावक और सुंदर भी। जॉर्डन, सॉरी प्रोफेसर। बिजली बंधुओं का दोस्त ली जॉर्डन मैच की कमेंट्री कर रहा था और प्रोफेसर मैगोनिकल उस पर कड़ी निगरानी। और वो चकमा देते हुए आगे बढ़ रही है। उसने एक अच्छा सा पास दिया एलिसिया स्पिनेट को, जो ऑलिवर वुड की एक अच्छी खोज है। पिछले साल तक रिजर्व खिलाड़ी थी। एक बार फिर जॉनसन के पास, और नहीं, नागशक्ति ने तूफान छीन लिया है। नागशक्ति के कप्तान मार्कस फ्लिंट के पास तूफान आ गया है। वे चल दिए हैं। फ्लिंट किसी बाज की तरह उड़ रहे हैं। वे स्कोर करने ही वाले हैं। नहीं, गरुड़ द्वार के रक्षक वुड ने बहुत शानदार तरीके से रोका और गरुड़ द्वार ने तूफान को अपने कब्जे में कर लिया। गरुड़ द्वार की धावक केटी बेल के पास तूफान है और फ्लिंट के पास से शानदार गोता लगाते हुए वह फिर एक बार मैदान में आगे बढ़ रही है और आउच, इससे बहुत बड़ी चोट होगी क्योंकि उनके सिर पर एक पहलवान टकरा गया है। तूफान नागशक्ति के पास आ चुका है। ली जॉर्डन की इस कमेंट्री के बीच गरुड़ द्वार ने गोल कर दिया। गरुड़ द्वार की तालियों की आवाज ठंडी हवा में गूंज गई, जबकि नागशक्ति की दर्द भरी कराहें और आहें साफ सुनाई दे रही थी। चलो खिसको, जगह दो। हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी सट कर बैठ गए ताकि हैग्रिड के बैठने के लिए जगह बन सके। मैं अपनी झोपड़ी से देख रहा था। हैग्रिड ने अपनी गर्दन में लटकती दूरबीन को थपथपाते हुए कहा, परंतु भीड़ के साथ बैठकर मैच देखने का अलग ही मजा होता है। अभी तक सुनहरी गेंद नजर नहीं आई है ना? नहीं, रॉन ने कहा। हैरी को अभी ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। उसने अपने आप को मुसीबत से बचाया हुआ है, यही क्या कम है? हैग्रिड ने कहा और अपनी दूरबीन उठाते हुए आसमान में उस छोटे से बिंदु की तरफ देखा जो हैरी था। हैरी मैदान के चारों तरफ मंडरा रहा था और सुनहरी गेंद को देखने के लिए आंखें जमाए था। ये उसकी और वुड की खेल की योजना का हिस्सा था। तब तक ही दूर रहो जब तक कि सुनहरी गेंद न दिख जाए, वुड ने कहा। हम नहीं चाहते कि सही समय से पहले तुम पर हमला हो। जब एंजेलिना ने स्कोर किया तो हैरी ने 2 कलाबाजियां दिखाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। इसके बाद एक बार फिर सुनहरी गेंद को चारों तरफ खोलने लगा। एक बार उसे सोने की झलक दिखाई दी, परंतु बिजली बंधुओं में से एक ही कलाई घड़ी का ये सिर्फ प्रतिबिंब था। फिर एक पहलवान ने उसकी तरफ आने का फैसला किया। पहलवान किसी तोप की गोली की तरह आ रहा था, परंतु हैरी ने उसे चकमा दिया। फ्रेड और बीजली उसका पीछा करते हुए आए। सब ठीक है हैरी, वो चिल्लाया और फिर पहलवान को तेजी से मार्कस फ्लिंट की तरफ मार दिया। नागशक्ति के पास तूफान है, ली जॉर्डन बोल रहा था। धावक प्यूसी ने 2 पहलवानों, 2 बीजली बंधुओं और धावक बेल से बचते हुए तेज गति पकड़ ली है। वे जा रहे हैं। 1 मिनट, क्या ये सुनहरी गेंद थी? भीड़ में एक शोर हुआ जब एड्रियाना प्यूसी ने तूफान को नीचे गिर जाने दिया, क्योंकि वो अपने कंधे के पीछे से उस सुनहरी रोशनी को जाते हुए देख रहा जो उसके बाएं कान के पास से गुजरी थी। हैरी ने उसे देख लिया। रोमांचित होकर उसने सोने की झलक के पीछे गोता मारा। नागशक्ति की खोजी टेरेंस हिंस ने भी उसे देखा। वे दोनों लगभग एक साथ सुनहरी गेंद की तरफ झपट लिए। ऐसा लग रहा था कि सभी धावक ये भूल गए हैं कि उन्हें क्या करना है। इसके बजाय वे बीच हवा में खड़े होकर देखने लगे। हैरी हिंस से अधिक तेज था। वो छोटी गोल गेंद को देख सकता था जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से चल रही थी। उसने अपनी गति और बढ़ा ली। हड़ाम! नीचे गरुड़ द्वार के समर्थकों के मुंह से गुस्से भरी गर्जना निकली। मार्कस फ्लिंट ने जानबूझकर हैरी का रास्ता रोका, जिसकी वजह से हैरी की झाड़ू रास्ते से भटक गई और हैरी जान बचाने की कोशिश करने लगा। फाउल! गरुड़ द्वार के समर्थक चीखे। मैडम हुच ने गुस्से में फ्लिंट को फटकार लगाई। गरुड़ द्वार को एक पेनाल्टी दी, परंतु इस झमेले में जाहिर था सुनहरी गेंद एक बार फिर गायब हो गई। नीचे स्टैंड में डीन थॉमस चिल्ला रहा था, उसे बाहर करो रेफरी, कार्ड दिखाओ। ये फुटबॉल नहीं है डीन, रॉन ने उसे याद दिलाया। क्विडिच में लोगों को मैदान से बाहर नहीं निकालते और रेड कार्ड क्या होता है। परंतु हैग्रिड डीन के पक्ष में था। उन्हें नियम बदलना चाहिए। फ्लिंट हैरी को नीचे गिरा सकता था। ली जॉर्डन भी अपने आप को पक्ष लेने से नहीं रोक पाया।
तो इस स्पष्ट और घटिया धोखाधड़ी के बाद जॉर्डन, प्रोफेसर मैगोनिगल गर्जी, मेरा मतलब है इस साफ और घटिया फाउल के बाद जॉर्डन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ठीक है। फ्लिंट ने गरुड़ द्वार के खोजी को लगभग जान से मार दिया था, परंतु मुझे विश्वास है ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए गरुड़ द्वार को एक पेनाल्टी स्पिनेट ने ले ली है और गोल में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, खेल आगे चल रहा है। तूफान अब भी गरुड़ द्वार के पास है। जब हैरी ने एक और पहलवान को चकमा दिया जो उसके सिर के पास से खतरनाक तरीके से गुजरा, तभी अचानक हुआ, उसकी झाड़ू ने अचानक भयानक झटका दिया। ये दोबारा हुआ। ऐसा लगा जैसे झाड़ू उसे गिराने की कोशिश कर रही, परंतु निम्बस 2000 अचानक सवार को गिराने का फैसला नहीं करती। हैरी ने वापस पलटकर गरुड़ द्वार के गोल पोस्ट की तरफ जाने की कोशिश की। उसका मन था कि वो वुड से टाइम आउट लेने के लिए कहें, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि झाड़ू नियंत्रण से बाहर हो। वो उसे घुमा नहीं सकता, उसे दिशा नहीं दे सकता। झाड़ू हवा में शोले खा रही थी और जबरदस्त झटके दे रही थी, जिसके कारण वो लगभग गिर जाता। ली अब भी कमेंट्री में था। तूफान अब नाग शक्ति के कब्जे में है, फ्लिंट के पास। उसने स्पिनेट को पास दे दिया है, फिर बेल को पास मिला। एक पहलवान उसके चेहरे पर पड़ा। अरे नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था प्रोफेसर। नाग शक्ति ने गोल कर दिया। ओ नहीं। नाग शक्ति के समर्थक खुशियां मना रहे थे। किसी ने यह नहीं देखा कि हैरी की झाड़ू अजीब हरकतें कर रही। अचानक स्टैंड्स में चारों तरफ के लोग हैरी की तरफ इशारा करने लगे। उसकी झाड़ू पलटियां खाने लगी थी और हैरी बस उसे पकड़े हुए था। पूरी भीड़ की सांस रुक गई। हैरी की झाड़ू ने बहुत जोर से झटका दिया। हैरी उससे लटक गया और वो छूट रहा। वो उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़े था। जब फ्लिंट ने उसे टक्कर मारी उस वक्त तो झाड़ू से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। सीमस ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हैग्रिड ने कांपती आवाज में कहा, ताकतवर काले जादू के सिवा जादुई झाड़ू से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। निम्बस 2000 के साथ ये काम कोई बच्चा नहीं कर सकता। जब हरमाइनी ने सुना तो हैग्रिड से दूरबीन ले ली, परंतु हैरी की तरफ देखने की बजाय वो हड़बड़ाकर भीड़ में देख रही थी। तुम क्या कर रही हो? रॉन ने पूछा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं जानती थी। स्नेप की तरफ देखो, हरमाइनी ने हाँफते हुए। रॉन ने दूरबीन ली। स्नेप उनके सामने स्टैंड पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें हैरी पर जमा रखी थी और धीमे धीमे गुदगुदा रहा था। वो कुछ कर रहा है, वो झाड़ू पर जादू कर रहा है। हरमाइनी ने, हमें क्या करना चाहिए? ये मुझ पर छोड़ दो। इससे पहले कि रॉन कुछ कह पाता, हरमाइनी गायब हो गई। रॉन ने अपनी दूरबीन हैरी की तरफ घुमाई। उसकी झाड़ू अब भी तेजी से कांप रही थी। उससे ज्यादा देर तक लटकना असंभव था। सारे दर्शक अब खड़े हो गए और दहशत से देख रहे थे कि वीजली बंधु किस तरह हैरी को अपनी झाड़ू पर सुरक्षित खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार जब भी वे पास जाते, झाड़ू और ऊपर उछल जाती। वे लोग उसके नीचे आकर ठीक नीचे गोल गोल घूमने लगे। जाहिर था वे उसके गिरने की स्थिति में पकड़ने की आशा कर रहे थे। मार्कस फ्लिंट ने तूफान कब्जे में लिया और बिना किसी के देखे 4-5 गोल कर दिए। जल्दी हरमाइनी, रॉन ने बुदबुदाया। हरमाइनी लोगों को धकेलते हुए स्टैंड पर पहुंची जहां स्नेप अब वो उनके पीछे वाली लाइन में दौड़ रही थी। उसने जब अगली लाइन में बैठे प्रोफेसर क्विरिल को सिर की सीधी टक्कर मारी, तब भी वह सॉरी कहने के लिए नहीं रुकी। स्नेप के पास पहुंचते ही झुकी, अपनी छड़ी निकाली और फिर चुनी हुई शक्ति। उसकी छड़ी से चमकीली नीली आग निकली और स्नेप के कपड़ों में आग लग गई। स्नेप को यह एहसास होने में 30 सेकंड लग गए कि कपड़ों में आग लग गई है। उसकी अचानक चौंकने की आवाज ने हरमाइनी को बता दिया कि काम हो गया है। स्नेप के पास से आग को लौटाकर अपनी जेब में रखे एक छोटे जार में वापस रखते हुए वो लौट आई। स्नेप को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, इतना ही काफी। अब हवा में हैरी अचानक झाड़ू पर बैठने में सफल हो गया। नेविल, अब तुम देख सकते हो, रॉन ने कहा। नेविल पिछले 5 मिनट से हैग्रिड की जैकेट में मुंह छुपाकर सुबह रहा। जब हैरी जमीन की तरफ तेजी से उतर रहा था तो भीड़ ने उसे अपने मुंह इस तरह हाथ रखते हुए देखा मानो उसे उल्टी होने वाली है। वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल पिच पर कूदा, खांसा और उसके हाथ से कोई सुनहरी चीज नीचे गिरी। मैंने सुनहरी गेंद पकड़ ली है, वो चीखा और उसने सुनहरी गेंद को अपने सिर के चारों तरफ लहराया। खेल पूरी तरह दुविधा में समाप्त हो गया। उसने उसे पकड़ा नहीं है, उसने उसे लगभग निगल लिया है। नाग शक्ति का कप्तान फ्लिट 20 मिनट बाद भी खींच रहा था, परंतु उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। हैरी ने कोई नियम नहीं तोड़ा था और ली जॉर्डन अब खुशी खुशी चिल्लाकर परिणाम बता रहा था। गरुड़ द्वार 60 के मुकाबले 170 पॉइंट से जीत गया था। हैरी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना, तो वह हैग्रिड की झोपड़ी में रॉन और हरमाइनी के साथ बैठकर कड़क चाय पी रहा था। यह स्नेप की कारस्तानी थी, रॉन बोला।
हरमाइनी और मैंने उसे देखा था, वो तुम्हारी झाड़ू पर जादू कर रहा था, बुदबुदा रहा था और तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। बकवास, हैग्रिड ने कहा। स्नेप इस तरह का काम क्यों करेगा? हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सोचा इसका क्या जवाब होगा। हैरी ने फैसला किया कि सच बताना ठीक होगा। मैंने उसके बारे में एक राज जान लिया है, उसने हैग्रिड से कहा। उसने हैलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पार जाने की कोशिश की थी, जिसने उसे काट लिया है। हमें लगता है स्नेप वो चीज चुराने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो कुत्ता रखवाली कर रहा है। हैग्रिड के हाथ से चाय की केतली गिर गई। तुम फ्लपी के बारे में कैसे जानते हो? फ्लपी? हाँ, वो हमारा कुत्ता है। हमने उसे एक ग्रीक आदमी से खरीदा था, जिसे हम पिछले साल बियर बार में मिले थे। हमने उसे डंबलडोर को रखवाली करने के लिए उधार दिया है। हाँ? हैरी ने उत्सुकता से कहा। और हमसे कुछ मत पूछो, ये बहुत खुफिया है, हैग्रिड ने रूखेपन से कहा। परंतु स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। बकवास, स्नेप हॉगवर्ट्स के टीचर हैं, वे इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने हैरी को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी? हरमाइनी चीखी। दोपहर की घटनाओं ने निश्चित रूप से स्नेप के बारे में उसके विचार बदल दिए थे। मैं पहचान सकती हूँ कि जादू कब किया जा रहा है, हैग्रिड। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। जादू करते वक्त आंखों का संपर्क नहीं टूटना चाहिए और स्नेप पलकें नहीं झपका रहा था। मैंने उसे देखा था। हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम गलत हो, हैग्रिड ने गर्म होकर कहा। हम नहीं जानते कि हैरी की झाड़ू ने इस तरह की हरकत क्यों की, परंतु स्नेप किसी विद्यार्थी को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। और तुम तीनों हमारी बात सुनो, तुम तीनों उन चीज़ों में अपनी टांग फंसा रहे हो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये खतरनाक है। तुम कुत्ते के बारे में भूल जाओ और इस बारे में भी कि वो किस चीज़ की रखवाली कर रहा है। ये प्रोफेसर डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल का आपसी मामला है। ओह, हैरी ने कहा, तो कोई निकोलस फ्लेमेल भी शामिल है इसमें? मुंह से बात निकल जाने के कारण हैग्रिड खुद से बहुत नाराज हो गया।